नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं उपन्यास तमस, क्योंकि हमने इसके पहले परीक्षा गुरु उपन्यास लाइन टू लाइन पंक्ति पंक्ति देखा, और आज हम तमस उपन्यास भी उसी प्रकार देखेंगे। तमस उपन्यास यह भीष्म साहनी द्वारा लिखित है। इसके जो पात्र है या पात्र प्रकाशन जो भी है, वह हम परीक्षा नज़दीक आने आने पर वह हम कुछ शॉर्ट नोट्स बनाकर वो बाद में देखेंगे, और वैसे पहले भी हम पात्र वो देख चुके हैं। तो यहाँ से जो है इस उपन्यास का प्रथम भाग प्रारंभ होता है, यानी खंड एक। इसमें इस किताब में कोई ये नहीं दी गई है प्रस्तावना, कुछ भूमिका। तो यहाँ पर सीधा उपन्यास ही प्रारंभ हो चुका है, तो वही हम पढ़ते हैं। तो भाग एक यानी खंड एक। आले में रखे दिए ने फिर से झपकी ली। ऊपर दीवार में छत के पास से दो ईंटें निकली हुई थी। जब जब वहां से हवा का झोंका आता, दिए की बत्ती झपक जाती। यानी वो ईंटें, दीवार की ईंटें निकल चुकी थी, और उस दीवार के छेद में से हवा आती तो दीवार जो दीपक जो है, दिया जो है, वहाँ झपक जाता था जाती, और कोठरी की दीवारों पर साये से डोल जाती। थोड़ी देर बाद बत्ती अपने आप सीधी हो जाती, यानी वो बत्ती झपक जाती थी, और फिर हवा चली जाने के बाद वह फिर सीधी हो जाती थी, पूर्व गति में आकर जलने लगती थी। और उसमें से उठने वाली धुएं की लकीर आले को चाटती हुई फिर से ऊपर की ओर सीधे रुक जाने लगती। अ, नत्थू का सांस खोखनी की तरह चल रहा था। यानी नत्थू जो है वह सो रहा था, और सांस जो है धोखनी की तरह उसकी सांस चल रही थी, और उसे लगा जैसे उसके सांस के ही कारण दिए की बत्ती झपकने लगी। यानी नत्थू को लग रहा था कि मेरे सांस लेने की गति के कारण ही दिए की बत्ती जो है वह झपक रही है। नत्थू दीवार से लगकर बैठ गया, यानी नत्थू उठ गया और दीवार से लगकर बैठ गया। और उसकी नज़र फिर सूअर की ओर उठ गई, यानी वह उसकी नत्थू की नज़र सूअर की ओर उठ गई। सूअर फिर से किकियाया था, यानी वह आवाज़ कर रहा था, किकियाया था। और जब कोठरी के बीचों बीच कचरे के किसी लल्लसे छिलके को मुंह मार रहा था। अपनी छोटी छोटी आंखें फर्श पर गाढ़े गुलामी सी थुतनी छिलके पर जमाए हुए था। पिछले 2 घंटे से नत्थू इस बदरंग कटीले सूअर के साथ झुंझ रहा था, यानी 2 घंटे से उस सूअर के साथ देख रहा था सूअर को। 3 बार सूअर की गुलामी थुतनी उसकी टांगों को चाटी, यानी 3 बार जो है वह मुंह लगाया सूअर ने उसकी पैरों को चूंकि थी, और उसमें से तीखा दर्द उठा था। आंखें फर्श पर गाड़े सूअर किसी वक्त दीवार के साथ लगने लगता, मानो किसी चीज को ढूंढ रहा हो। फिर सहसा किकियाकर भागने जाता है, नहीं भागने लगता सूअर। क्योंकि ये दलित लोग हैं, तो इसमें इनकी बस्ती कहाँ पर है आप सोचिए। जिस प्रकार वहाँ गांव के बाहर कड़ा कुचरा फेंका जाता है, वहाँ पर उनकी घर है वो। उसकी छोटी सी पूंछ जहरीले डंक की तरह उसकी पीठ पर हिलती रहती, यानी जहरीली पूंछ हिलती रहती थी। कभी उसका उसका छल्ला सा बन जाता, लगता उसमें गांठ पड़ जाएगी, मगर फिर वह अपने आप ही खुलकर सीधी हो जाती थी। बाह्य आँख में से मवाद बहकर बहकर सूअर के थुथने तक चला आया था। जब चलता जब चलता तो अपनी बोझिल तोंद के कारण दाएं बाएं घुलने सा लगता था। बार बार भागने से कचरा सारी कोठरी से भी बिखर गया था, यानी बार बार भागने से कचरा जो थे वो कोठरी में बिखर गया था। कोठरी में उस उमस थी, कचरे की जहरीली बाँस, सूअर की चलती सांस, और कड़वे तेल के धुएं में कोठरी आटी-पटी थी। फर्श पर जगह-जगह खून के छींटे पड़े हुए थे, लेकिन जरक के नाम पर सूअर के शरीर में एक भी जख्म नहीं था। यानी एक भी जख्म नहीं था सूअर के शरीर पर, लेकिन फर्श पर तो खून के छींटे पड़े हुए थे। पिछले 2 घंटे से नत्थू जैसे पानी में या बालू के ढेर में छुरा भोंकता रहा, यानी वो छुरे से सूअर को मारने की कोशिश कर रहा है नत्थू। कितनी बार वह सूअर के पेट में और कंधों पर
छुरा भोग चुका था। छुरा निकलता तो कुछ बूंदें, यानी वो छुरा भोगता था और वो छुरा निकालता था तो कुछ खून की बूंदें जो है वह गिरती थी फर्श पर। पर जरूम की तरह एक छोटी सी लीक या छोटा सा धब्बा रह जाता, जो सुअर की चमड़ी में नजर नहीं आता, यानी वो तुरंत वह घाव जो है मिट जाता था। और सुअर गुर्राता हुआ या तो अ, नत्थू की टांगों को अथवा थुतनी का निशाना बनाता, या फिर से कमरे की दीवार के साथ साथ चलते चलते अथवा भागने लगता। छुरी की नोक चर्बी की तहों को काट कर लौट आती आती थी, अंदड़ियों तक पहुंच ही नहीं पाती थी, यानी आतड़ियों तक वह छुरा जो है पहुंच नहीं पाता था। जिसका भी वो मांस था उस मांस में ही जाकर आती थी छुरा सुअर के इसमें। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया। मारने को मिला भी तो कैसा महरूम सुअर, भद्दा, इतनी बड़ी तोंद तोंद, पीठ के पीछे बाल, काले थुतनी के आसपास के बाल सफ़ेद कटीले जैसे शाही के होते हैं, यानी सुअर के बाल शाही की तरह कैसे होते हैं सुअर के बाल, तो काले थुतनी के तरह होते हैं, आसपास के बाल सफ़ेद कटीले जैसे शाही की तरह होते हैं, याद रखिए। उसने कहीं सुना था कि सुअर को मारने के लिए उस पर घोलता पानी डालते हैं, यानी नत्थू ने सुना था कि सुअर को मारने के लिए उस पर घोलता हुआ पानी, उबलता हुआ पानी डालते हैं। नत्थू के पास घोलता पानी कहाँ था? एक बार चमड़ा साफ करते समय सुअर की चर्बी की बात चली थी, और उसके साथ ही भीखू चमार ने कहा था, सुअर की पिछली टांग पकड़कर सुअर को उल्टा कर दो, गिरा हुआ सुअर जल्दी से उठ नहीं सकता। यानी ये बात किसने कही थी नत्थू से? तो नत्थू से यह बात जो थी, यह बात किसने, भीखू चमार ने कही थी कि वह सुअर की पिछली टांग पकड़कर उसको उल्टा कर दो, क्योंकि वह जल्दी उठ नहीं पाता। फिर उसके गले की नस काट दो, यानी फिर उसके गले की नस काट दो, वैसा उल्टा लेटाकर सुअर मर जाएगा सुअर मर जाएगा। और नत्थू ने सब तरबीजें कर चुका था, एक भी तरकीब काम नहीं, यानी नत्थू जो है सब जितनी भी तरकीबें थी सुअर को मारने की, वह सब कुछ कर चुका था, लेकिन सुअर नहीं मर रहा था। इसके एवज उसकी अपनी टांगों और खटकोनों पर जख्म हो चुके थे। चमड़ा साफ करना और बात है, यानी चमड़ा साफ करना और बात है, सुअर को मारना और बात है। सुअर मारना बिल्कुल दूसरी बात है। जाने किस खोटे वक्त उसने यह काम सिर पर लिया, यानी जाने कैसे समय में सुअर मारने का काम जो है इसने ले लिया है। और अगर पेशगी पैसे नहीं दिए होते तो नत्थू ने कब का सुअर को कोठरी में से ही धकेल बाहर खदे, यानी पैसे नहीं लिए होते उस काम के तो वो कब का बाहर निकाल दिया होता उस सुअर को, और मारने के पीछे न लगता। हमारे सलोतरी साहिब को एक मरा हुआ सुअर चाहिए डॉक्टरी काम के लिए, यानी नत्थू को किस किस काम के लिए सुअर मारने के लिए कहा है, तो सलोतरी साहब, यानी सलोतरी साहब को डॉक्टरी काम के लिए मरा हुआ एक सुअर चाहिए था। मुराद अली ने नत्थू से कहा था, यानी किसने कहा था नत्थू को सुअर मारने के लिए, किसने कहा था, तो मुराद अली ने कहा था, याद रखिए। और किस काम के लिए? सलोतरी साहब को डॉक्टरी काम के लिए चाहिए था, मुराद अली ने कहा था। जब वह खाल साफ कर चुकने के बाद नल पर हाथ मुंह धो रहा था, यानी कब कहा था? जब नत्थू जो है जो खाल साफ करने के बाद जब वह नल पर हाथ मुंह धो रहा था तब कहा था मुराद अली ने। सुअर क्या करना होगा मालिक, यानी नत्थू पूछता है कि सुअर क्या करना होगा मालिक। नत्थू ने हैरान होकर पूछा था, इधर पिगरी के सुअर बहुत घूमते हैं, एक सुअर को इधर कोठरी के अंदर कर लो और उसे काट डालो, ये मुराद अली कहता है। नत्थू ने आंख उठाकर मुराद अली के चेहरे की ओर देखा था। हमने कभी सुअर मारा नहीं मालिक, यानी नत्थू कहता है कि हमने कभी सुअर मारा नहीं मालिक, और सुनते हैं सुअर मारना बड़ा कठिन काम है, हमारी बस का नहीं होगा। यानी नत्थू कहता है कि सुअर मारना बड़ा कठिन काम होता है, मुश्किल काम होता है, हमसे नहीं होगा हुजूर। खाल वाल उतारने का काम हो तो करते, यानी मरे हुए जानवरों का खाल उतारने का काम तो हम करते हैं, और मारने का काम तो पिगरी वाले ही करते हैं, यानी मारने का काम तो पिगरी वाले करते हैं, याद रखिए। पिगरी वालों से करवाना होता तो
तुमसे क्यों कहती? यानी मुराद अली कहता है कि यदि वो मारने का काम पिगरी वाले से करना हो तो तुमको क्यों कहता मैं? अ, यह काम तुम ही करोगे। और मुराद अली ने 5 रुपए का अ, चरमराता नोट जेब में से निकाल कर नत्थू के जुड़े हाथों के पीछे उसकी जेब में ढुस दिया। यानी नत्थू को सुअर मारने के लिए मुराद अली ने कितने रुपए दिए थे? तो 5 रुपए दिए थे, याद रखिए। और नोट दिए थे, सिक्का नहीं। यह तुम्हारे लिए बहुत बड़ा काम नहीं है। यानी वह मुराद अली कहता है नत्थू से कि यह जो सुअर मारने का काम है, यह तुम्हारे लिए बहुत बड़ा काम नहीं है। सलोतरी साहिब ने फरमाइश की तो हम इनकार कैसे कर देते? यानी फिर सलोतरी साहब ने कहा है, फरमाइश की है, तो हम इनकार कैसे कर देते? फिर मुराद अली ने लापरवाही के अंदर अंदर में कहा, उधर मसान के पार फिगरी के सुअर घूमते। यानी उधर मसान, जो स्मशान होता है, मसान कहा गया यहाँ पर, तो उसके पार जो है सुअर घूमते हैं, एक को पकड़ लो। सलोतरी साहिब खुद धात में पिगरी वालों से बात कर लेंगे। यानी वहाँ से एक सुअर पकड़ लो, सलोतरी साहब जो है पिगली वाले से बात करेंगे। और नत्थू कुछ कहे या न कहे कि मुराद अली चलने को हुआ था। फिर अपनी पतली सी छड़ी अपनी टांगों पर धीरे धीरे ठरो ठकोरते हुए कहने लगा, आज ही आज ही रात यह काम कर दो। यानी आज ही रात यह काम कर दो। सवेरे सवेरे जमादार गाड़ी लेकर आ जाएगा, उसमें डलवा दे। यानी सवेरे सवेरे जमादार साहब जो है गाड़ी लेकर आ जाएगा, फिर मरा हुआ सुअर उसमें डाल देना भूलना नहीं। वह अपने आप सलोतरी साहब के घर पहुंचा देगा, मैं उसे कह दूंगा, समझा लिया। यानी मुराद अली कहता है नत्थू के हाथ अभी भी बंधे थे, लेकिन चरमराता 5 का नोट जेब से पकड़ जाने से मुंह से बात निकलने, यानी वो उसने उन्होंने मुराद अली ने ज़बरदस्ती के उसके जेब में 5 का नोट डाला था, और इसलिए वह ज़ुबान से कुछ नहीं बोल सका नत्थू। इधर इलाका मुसलमानी है, यानी इधर जो इलाका है मुसलमानी है। किसी मुसलमान ने देख लिया तो लोग बिगड़ेंगे। यानी किसी मुसलमान ने देख लिया तो लोग बिगड़ेंगे। तुम भी ध्यान रखना, हमें भी यह काम बहुत बुरा लगता है। यानी मुराद अली कहता है किसी मुसलमान ने यह कहा, देख लिया मुझे, तो बहुत बुरा काम है, और वह मु- मुझ पर लांछन लगाएंगे, और तुम भी संभाल कर करना, अन्य लोगों को यह बुरा काम लगता है। मगर क्यों करे, साहिब का हुक्म है, कैसे मोड़ दे? यानी मुराद अली कहता है कि यह साहिब का हुक्म है तो हमें मानना ही पड़ेगा। और मुराद अली छड़ी को फिर से टांगों पर अ, ठकोरता हुआ वहां से चला गया। मुराद अली से रोज काम पड़ता था। यानी मुराद अली से नत्थू का रोज काम पड़ता था। नत्थू कैसे इनकार कर देता? जब कभी शहर में कोई घोड़ा मरता, यानी जब कभी शहर में घोड़ा मरता, गाय या भैंस मरती, तो मुराद अली खाल दिलवा देता। यानी अम, नत्थू नत्थू का मुराद अली से क्या काम पड़ता था? क्योंकि मुराद अली जो है, कभी शहर में घोड़ा मर जाता था, गाय मर जाती थी, भैंस मर जाती थी, तो उसकी खाल दिलवा देता था मुराद अली नत्थू को। 98 रुपया मुराद अली को भी देना पड़ता, मगर खाल मिल जाती। यानी उसके बदले जो उस खाल मिलती है, उस खाल के बदले मुराद अली को 98 रुपया भी देना पड़ता था। याद रखिए, 98 रुपया देना पड़ता था, और उसके बदले खाल मिल जाती थी। बड़े रख रखाव वाला आदमी था मुराद अली। कमेटी का कारिंदा होने के कारण बड़े छोटे सभी लोगों को उसमें काम बढ़ता था। यानी कमेटी का कारिंदा था, यानी कमेटी का मेंबर था, तो एक कभी सभी छोटे बड़े लोगों से उसका काम पड़ता था। शहर को कोई सड़क न थी, यानी शहर को कोई सड़क न थी। बीचों बीच लोगों ने मुराद अली को चलते न देखा हो। पतली बैत की छड़ी झुलाता हुआ कि ठींगना काला काला मुराद अली। यानी मुराद अली कैसा है? ठींगना है और काला है। जगह जगह घूमता था, शहर की किसी गली से किसी सड़क पर वह किसी वक्त भी ना नामुदार हो जाता था। सांप की किसी की छोटी छोटी पैनी आँखों और कटीली मूछ, और घुटनों तक लंबा खाकी कोट और सलवार, और फिर और सिर पर पगड़ी पगड़ी उसे सब बपते थे। यानी सब वो वैसे पोशाक कहता था। इन सब को मिलाकर ही मुराद अली की अपनी खास तस्वीर बनती थी। मगर हाथ में पतली छड़ी न होती तो भी, और जो सिर पर पगड़ी न होती तो भी, और जो उसका कद ठीकना नहीं होता
तो भी उसकी तस्वीर अधूरी रह जाती। मुराद अली खुद तो हुक्म चलाकर निकल गया, यानी मुराद अली नत्थू को सूअर मारने का हुक्म दिया और चला गया। नत्थू की जान सासत सासत में आ गई, यानी नत्थू की जान तो ही संकट में आ गई। सूअर कहाँ से पकड़े और उसे काटे कैसे, यानी सूअर कहाँ से पकड़े और उसको काटे कैसे, मारे कैसे। नत्थू के मन में आया कि शहर के बाहर सीधा पिगरी में चला जाए, यानी अब नत्थू के मन में आया कि शहर के बाहर सीधा पिगरी में चले जाए और उन्हीं से कह दे कि एक सूअर काट कर सलोतरी साहब के घर भिजवा दे। मगर उसने कदम पिगरी की ओर नहीं उठे, यानी वह पिगरी की ओर जाना चाहता था लेकिन पिगरी की ओर नहीं गया। सूअर को कोठरी के अंदर लाना कौन सा आसान काम रहा था, यानी सूअर को कोठरी के अंदर लाना यह कौन सा आसान काम था, कठिन था। उसने सुना एक कचरे के ढेर पर से कचरा उठाकर लाता रहा, यानी एक कचरे का ढेर था और उस कचरे के ढेर पर से कचरा उठाकर ला रहा था। और दूर टूटी फूटी कोठरी के बाहर आंगन में दरवाजे के पास कचरे का ढेर लगाता रहा, यानी दरवाजे के पास कोठरी जो कमरा था उसके दरवाजे के पास वो कचरा डालता रहा था। शाम के साधे उतने ही लगे थे, यानी शाम हो रही थी जब गंदे पानी के पोथरों, गोबर के ढेरों और गर्द से आटी झाड़ियों के पास से घूमते हुए तीन सुअर, यानी तीन सुअर उस कूड़े के पास, कचरे के पास आ रहे थे। उधर से आ निकले थे। तभी उसमें से एक सुअर कचरा सूंघता हुआ आंगन के अंदर आ गया, यानी वो कटीली झाड़ी के अंदर से अ, आटी झाड़ियों के पास से घूम रही थी। तीन सुअर घूम रहे थे, याद रखिए तीन सुअर घूम रहे थे और उसमें से जो थे तभी उनमें से एक सुअर जो है कचरा सूंघता हुआ आंगन में आ गया था और नत्थू ने झट से किवाड़ बंद कर दिया, यानी वह कचरा सूंघते हुए अंदर आ गया और तभी नत्थू ने किवाड़ जो दरवाजा है बंद कर दिया। फिर झट से भागकर उसने आंगन के पार कोठरी का दरवाज़ा खोला, यानी झट से भाग गया और आंगन के उस पार के कोठरी का दरवाज़ा खोल दिया था और अपनी लाठी से सुअर को हाँकता हुआ कोठरी के अंदर ले गया, यानी फिर वह अपनी लाठी लेकर आया और उस लाठी के ज़रिए सुअर को हाँकते हुए कमरे के अंदर ले गया, कोठरी के अंदर ले गया। फिर इस डर से कि सुअर चाड़े का आदमी सुअर को खोजता हुआ इधर उधर आ निकले और सुअर को किकियाता न सुन ले, नत्थू फिर से कचरा उठाकर कोठरी के अंदर लाता है, यानी फिर से वह कचरा उठाकर कोठरी से अंदर लाता है। कोठरी के अंदर कचरा पहुंच जाने पर सुअर उसी में खो गया, यानी और कचरा कोठरी के अंदर आ गया तो उसी कचरे में सुअर जो है खो गया। और नत्थू आश्वस्त होकर देर तक कोठरी के बाहर बैठा बैठा बीड़िया फूकता रहा, यानी वह सुअर अंदर ही कचरे में गुम था। तब वह नत्थू जो है बाहर दरवाजे पर बैठकर बीड़िया पी रहा था, फूक रहा था। अंधेरा पड़ जाने का इंतजार करता रहा, यानी अंधेरा पड़ जाने का इंतजार करता रहा। बहुत देर के बाद जब रात गहर आने लगी, यानी बहुत देर के बाद रात हो गई तो नत्थू कोठरी के अंदर घुस गया, यानी रात हो गई और अंधेरे में नत्थू जो है कोठरी में गया। दिए में अ, मध्यम नाचती सी रोशनी में उसने देखा कि कचरा सारी कोठरी में बिखर गया, यानी देखा कि दिए की रोशनी में कचरा जो है सारी कोठरी में बिखर गया है। उसमें से किसी सनटात उठ रही थी। तभी इस बोझिल बदसूरत सुअर को देखकर उसका दिल बैठ गया था और मन ही मन चीखने पछताने लगा था कि उसने यह गंदा जोखिम भरा काम क्यों सिर पर ले लिया। तब भी उसका मन आया था कि लपक कर कोठरी का दरवाज़ा खोल दे और सूअर को बाहर धकेल दे, यानी उसको लग रहा था नत्थू को। और अब रात आधी से ज़्यादा बीत चुकी थी, यानी रात जो है आधी से ज़्यादा बीत चुकी थी और सूअर ज्यों का त्यों कचरे के बीचों बीच अलमस्त सा घूम रहा था, यानी वह कचरे में घूम रहा था। फर्श पर खून के धब्बे पड़ गए थे और सूअर की तोंद पर दो दो एक जगह खरोचों के निशान नजर आ रहे थे और उसकी अपनी टांगों पर सुअर की थुतनी के जख्म के और बस सुअर पहले की ही भांति जीता जानता कोठरी में मौजूद था, यानी जख्मी हुआ था फिर भी वह जीता जागता था, यानी जीवित था। नत्थू की सांस फूल रही थी और बदन पसीने से तर तर हो रहा था और कहीं इस झपट से निकल पाने का रास्ता नजर नहीं आ रहा था।
दूर शेखों के बाग की घड़ी ने 2 बजाई, यानी दूर कहीं से घड़ी पर 2 बजने की आहट हुई, आवाज़ आई। नत्थू घबरा कर उठ खड़ा हुआ। उसकी नज़र फिर सूअर पर पड़ गई। सूअर ने कचरे के टुकड़ों के बीच खड़े-खड़े फिर से पेशाब कर दिया, यानी वह खड़े-खड़े कचरे पर पेशाब कर दिया और झिकता हुआ कमरे के बीच से हटकर दाएँ हाथ की दीवार के साथ चलने लगा था। दिए की लो फिर से झपकने लगी थी और किसी स्वप्न की तरह साए बार-बार दीवार पर डोलने लगे थे। स्थिति में तनिक भी अंतर नहीं आ रहा था। सूअर पहले की तरह सिर नीचा किए थूकने लगा, यानी वह जो है वह पहले की तरह ही सूअर जो है सिर नीचा करके अपने काम में मग्न हुआ था। टुकड़े को सूंघने के लिए रुक जाता, कभी दीवार के साथ-साथ चलने लगता और कभी किकियाकर दीवार के साथ-साथ भागने लगता। पहले की ही तरह उसकी पतली सी दुम किसी पतले लंबे कीड़े की तरह छल्ले बनाती खुलती जा रही थी। ऐसे नहीं चलेगा, यानी फिर वह नत्थू सोचता है कि ऐसे नहीं चलेगा। नत्थू ने दाँत पीसकर कहा, "यह मेरे बस का रोग नहीं है। यह सूअर आज मुझसे मुझसे ले ले जाएगा, यानी यह जो है सूअर आज मुझसे ले जाएगा।" उसका मन हुआ। एक बार फिर सूअर की टाँगें पीछे से खींचकर उसे उल्टा गिराने की कोशिश की, यानी पीछे की तरफ से टाँग दे खींची और उल्टा गिराने की कोशिश की। बाएँ हाथ में छुरी को ऊँचा उठाए वह धीरे-धीरे कदम बढ़ाता हुआ कोठरी के बीचों-बीच चला आया। सूअर दाएँ हाथ की दीवार से सिरे तक पहुंचकर बाईं ओर दीवार के साथ-साथ चलने लगा था। नत्थू को अपनी ओर बढ़ते देखकर भागने को बजाय वह मुड़कर नत्थू की ओर आने लगा, यानी सूअर भी नत्थू पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। एक बार सूअर गुर्राया भी, जैसे वह नत्थू पर झपटने जा रहा हो। नत्थू एक-एक कदम पीछे की ओर उठने लगा। उसकी आँखें अभी भी सूअर की थूथनी पर थी। अब सूअर उसके ऐन सामने था, उसी की ओर बढ़ रहा था। इस स्थिति में उसकी पिछली टाँगों को पकड़कर पीछे की ओर खींचना और उसे पीठ के बल पर गिरा पाना असंभव हो गया था। सूअर की छोटी छोटी लाल लाल आँखों के खुमार छा गया था, यानी न वह भी गुस्सा आ गया था सूअर भी। न जाने क्या कर बैठे, पर नत्थू बदहवास हो रहा था। 2 बज चुके थे और जो काम पिछली शाम में अब तक नहीं हो पाया था, यानी पिछली शाम से अब तक नहीं हो पाया था, वह अब पौ फटने से पहले ही कैसे हो जाएगा, यानी यानी भोर होने से सुबह होने से पहले कैसे हो जाएगा। किसी वक्त भी जमादार का छकड़ा आ सकता है और जो काम न हुआ तो मुराद अली का क्या भरोसा, यानी ये काम नहीं हुआ तो मुराद अली का क्या भरोसा। दोस्त से दुश्मन बन जाएंगे, यानी मुराद अली का काम यदि सूअर नहीं हम मार पाएंगे तो हम दोस्त से जो है दुश्मन बन जाएंगे। खाली दीवाना बंद करके कोठरी में से उठता देकर, यानी वह किसी के पिटवा दे, परेशान करे। नत्थू के हाथ पर फूलने लगे। वह मन ही मन जानता था कि सूअर को पिछले पाँव के पकड़ने पर सूअर काट खाएगा या उछलेगा या फिर और हाथ छुटा लेगा। सहसा नत्थू बना उठा, यानी वह बना उठा क्योंकि वह भी ऊब गया था। बिना किसी स्पष्ट कारण से जैसे उसके तन बदन में आग लग गई। या मैं नहीं रहूँगा या यह नहीं रहेगा, उसने कहा और झट से लौटकर आले के फर्श पर रखी पत्थर की सील उठा ली, यानी पत्थर की सील उठा ली। सील उठाकर वह, यानी सील यानी एक बड़ा सा पत्थर, सील उठाकर वह सीधा कोठरी के बीचों बीच पहुंच गया। सील को दोनों हाथों से सिर के ऊपर उठाए वह क्षण भर के लिए ठिठका रहा। सूअर की नूतनी अभी भी आगले पैरों पर थी और वह खरबूजे की छिलकों को सूंघ रहा था, यानी वो खरबूजे के छिलकों को सूंघ रहा था। उसकी लाल लाल आंखें मिचमिचा रही थी। पीठ के पीछे उसकी नन्ही सी पूंछ बराबर हिल रही थी। अगर यह हिले डुले नहीं और सील सीधी उसके शरीर पर जा पड़े तो कहीं पर तो वह वार करेगी, यानी सील यदि लग जाए तो वह वार करेगी। कोई ना कोई अंग तो सूअर का टूटकर रहेगा। अगर ये टांग ही टूट जाए तो वह भी गनीमत है। उसका चलना
पहले से कठिन हो जाएगा, यानी यदि टांग टूट जाएगी तो भी ठीक है, क्योंकि उसका चलना जो है कम हो जाएगा। फिर दोनों हाथ तोलकर नत्थू ने सील को सुअर दे मारा, यानी दोनों सील जो है बड़ा सा पत्थर लेकर उसको सुअर को मारा। आले में रख दिए कि लो थरथराती और दीवारों पर साए डोल गए। सिल सुअर के लगी लगी थी, लेकिन नत्थू ठीक तरह से नहीं जानता था कि कहाँ लगी, यानी सील जो है वह पत्थर जो था बड़ा सा वह सुअर को लगा, लेकिन नत्थू ये नहीं जानता था कि कहाँ लगा है। सुअर जोर से की किकियाया और सील खटाक से पर्च पर जा गिरी, यानी सुअर ने चिल्लाया और सील जो है वह यानी बड़ा सा पत्थर जो है वह पर्च पर गिरी। नत्थू सील फेंकते ही पीछे हट गया, यानी नत्थू ने सील फेंका और पीछे हट गया पत्थर फेंककर, और सुअर की ओर घूर घूर कर देखने लगा। नत्थू को देखकर आश्चर्य हुआ। सुअर की अधमुंदी आंखें मिचमिचा रही थी और उसकी थुतनी अभी भी अगली टांगों पर टिकी थी। सहसा सुअर गुर्राया और पिछली दीवार से हटकर कोठरी के बीचों बीच आने लगा। वह दाएं बाएं झूल रहा था। नत्थू एक और को आंगन आंगन में खुलने वाले दरवाजे की ओर सरक कर खड़ा हुआ, यानी आंगन में खुलने वाले दरवाजे की तरफ जाकर खड़ा हुआ, क्योंकि वह सुअर यदि हमला करता है तो भाग जाने में रास्ता होगा। दिए की अस्थिर रोशनी से सुअर के एक काले पुंज की तरह आगे बढ़ता रहा था। सील उसके माथे पर पड़ी थी, यानी सील कहाँ पर पड़ी थी सुअर को मारने के लिए, तो फेंकी हुई सील, तो सील सुअर के माथे पर पड़ी थी, याद रखिए, जिससे वह शायद कचरा गया था, यानी चकरा गया था वह सुअर, और उसे ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा था। नत्थू डर गया, यानी नत्थू डर गया। सुअर जरूर जरूर उसकी ओर बढ़ता आ रहा है, यानी नत्थू को लग रहा था कि अब सुअर भी मुझ पर वार करेगा और वह उसे जरूर काट खाएगा। सील का उस पर कोई असर हुआ नहीं जान पड़ता था। नत्थू ने झट से दरवाज़ा खोला और कोठरी के बाहर हो गया, यानी झट से कोठरी के बाहर चला गया। किस मुसीबत से जान फंस फंस गई, यानी किस मुसीबत में जान फंस गई है। वह बुदबुदाया और आंगन में आकर मुंडेर के पास खड़ा हो गया। बाहर पहुंचकर स्वच्छ बहती हवा में उसे राहत मिली, यानी बाहर पहुंचकर स्वच्छ बहती हवा में उसने सांस ली। कोठरी की घुटन और बदबू से वह परेशान हो उठा था। पसीने से तर उसके शरीर को हवा के हल्के से स्पर्श ने असीम आनंद आ रहा था, यानी ठंडी हवा आ रही थी, उनका शरीर तो था पसीने से तरबदर हुआ था, और बाहर आने के बाद ठंडी हवा छू रही थी, तो एक अच्छा उसको महसूस हो रहा था। आनंद का अनुभव हुआ। क्षण भर के लिए उसे लगा जैसे वह फिर से जी उठा है। उसकी शीतल शीतल मरी हुई देह में फिर से जान आ गई। मुझे क्या लेना इस काम से। सलोतरी को सुअर नहीं मिलता तो न मिले, मेरी बला से मैं कल मुराद अली के सामने 5 का नोट पटक दूंगा और हाथ जोड़ दूंगा, यानी वो कहता है कि सलोतरी साहब को सुअर मिले या न मिले, मैं जो है मुराद अली को वो 5 का नोट दे दूंगा और कहूँगा कि मुझसे ये काम नहीं होगा। यह मेरे बस का काम नहीं हुजूर। मैं यह काम नहीं कर सकता। मेरा क्या बिगाड़ लेगा, यानी मेरा क्या बिगाड़ लेगा, मैं इनकार करूँगा तो। 2 दिन मुँह बनाए रखेगा, यानी 2 दिन मुँह बनाए रखेगा, बात नहीं करेगा। मैं घुटनों पर हाथ रखकर उसे मना लूँगा, यानी मैं हाथ जोड़कर उसको मना लूँगा मुराद अली को। मुंडेर के पीछे वहाँ ठिठका खड़ा था, यानी मुंडेर के पीछे, यानी दीवार चौखट के बाहर वहाँ पर खड़ा था। चांद निकल आया था और चारों ओर छिटनी चांदनी से उसे आसपास का सारा इलाका पराया पराया और रहस्यपूर्ण सा लग रहा था, यानी चांद की उजाले में, तारों की उजाले में पूरा शहर हल्का हल्का दिख रहा था। मानने से गुजरने वाली बैलगाड़ियों की कच्ची सड़क इस वक्त सुनी पड़ी थी, यानी वहाँ से जाने वाली थी कच्ची सड़क थी, और उस कच्ची सड़क से बैलगाड़ियाँ जाती थी, तो वह आवाज़ होती थी और वह सुनी पड़ी थी। मूक और शांत दिन भर उस पर उत्तर के गांव से आने वाली बैलगाड़ियों की अ, खट्टर खट्टर, यानी बैलगाड़ियों की आवाज़ कैसी बताई यहाँ पर, खट्टर खट्टर बताई है, और बैलों के गले में बंदी घंटियों की टुन टुन, यानी बैलगाड़ी के जो चक्का रहता है उसकी आवाज़ खट्टर खट्टर, और बैलों के गले में जो घंटियाँ होती है उसकी आवाज़ टुन टुन सुनाई देती थी। उसके पहिए पहिए से सड़क पर गहरी लीकें
बन गई थी, यानी गाड़ी जा जाकर गाड़ियाँ जा जाकर ऐसी लीकें बनी बनी थी। एक एक पहिया यहाँ से जाता था, एक पहिया यहाँ से जाता था बैलगाड़ी का। और थी मिट्टी पीस-पीस कर इतनी बारीक हो गई थी, यानी बैलगाड़ियाँ जा जाकर मिट्टी पीस-पीस कर इतनी बारीक हो गई थी कि उन पर पैर रखते ही पैर घुटनों तक मिट्टी में फँस जाता, यानी मिट्टी बारीक हो गई थी बैलगाड़ियाँ जा जाकर, और पैर रखते ही पैर उसमें धँस जाता था। सड़क के पार तीखी ढलान पर जो नीचे मैदान में उतर गई थी, छोटी-छोटी झाड़ियाँ और बेरों के पेड़ और कटीली थोड़ के झुरमुट धूल धूल से आटे थे और चांदनी रात में धुले-धुले से लग रहे थे। मैदान के पार मसान था, यानी मैदान के पार मसान था। मैदान खत्म होते ही मसान यानी शमशान था, जिसके पीछे 2 कोठरियों में एक डीम रहता था। इस समय एक के साथ एक सटी हुई, उजड़ी हुई सी लग रही थी। किसी भी कोठरी में दिया नहीं टिमटिमा रहे थे, यानी दोनों कोठरियों में अंधेरा था। मैदान के उस पार मसान था, यानी शमशान था, और वहाँ पर 2 कोठरियाँ थी, और उस कोठरी में एक डीम रहता था, और उस दोनों कोठरियों में जो थे वह दिया नहीं जल रहा था। डीम रात की शराब पिए हुए चिल्लाता बड़बड़ाता रहता था, यानी डीम जो था वहाँ का रहने वाला रात में शराब पीकर वह डीम नहीं, यह डोम है। वैसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा बराबर, क्योंकि ये डोम है। डोम जो है वह शराब पीकर चिल्लाता था, और उसकी आवाज़ मैदान के पार इस कोठरी तक, यानी वो मैदान के उस पार से इस कोठरी तक आती थी। पर इस वक्त जैसे वह मरा पड़ा, यानी इस वक्त वह सो गया था। नत्थू को सहसा अपनी पत्नी की याद आई, यानी इतने में नत्थू को अपनी पत्नी की याद आई, जो इस वक्त आराम से चमारों की बस्ती में सोई पड़ी होगी। यानी तो वह नत्थू जो था वह चमार था, और वो उसको अपनी पत्नी की याद आई, और उसको उसकी पत्नी तो चमार जी की बस्ती में सोई हुई थी। यह झंझट मोल न लिया होता तो इस वक्त वह उसके पास होता, यानी यह सुअर मारने का काम नहीं लिया होता तो उस वक्त वह घर में होता। उसकी असम गहराई देह उसकी बाहों में होती। अपनी युवा पत्नी को बाहों में भर पाने की ललक उसे बुरी तरह से बेचैन करने लगी। न जाने कितनी देर तक वह उसकी राह देखती देखती रहेगी, यानी न जाने पत्नी कितनी देर तक उसकी राह देखती होंगी। उससे बिना कुछ कहे मुने वहाँ पर वहाँ वह घर से चला आया था, यानी कुछ कहे बिना ही घर से चला आया था। एक एक शाम उससे दूर रहकर वह परेशान हो उठा था, यानी एक शाम ऐसी थी कि वो पत्नी से दूर होकर परेशान हो उठा था। कच्ची सड़क दाएं हाथ को दूर तक जाकर नीचे उतर गई थी, यानी कच्ची सड़क थी और दूर तक जाकर दाएं हाथ से नीचे उतर गई थी, यानी ढलान से। इस वक्त चांदनी में वह कितनी साफ साफ धुली धुली लग रही थी वो सड़क। उसके किनारे एक और को हटकर कच्चा कुआं और उस पर पड़ा उसका चक्कर और माल भी बुरे नहीं लग रहे थे। थोड़ी दूर जाने पर ही यह वीरान इलाका खत्म हो जाता था, और कच्ची सड़क शहर को जाने वाली पक्की सड़क से जा मिलती थी, यानी गांव की जो कच्ची सड़क है वह आगे जाकर पक्की सड़क को मिलती थी, और वो पक्की सड़क शहर में जाती थी। चारों ओर चुप्पी आई छाई थी, यानी चारों ओर शांति थी, चुप्पी थी। दूर बाई और पिगरी की नीचे की इमारत थी, यानी दूर बाई ओर जो थे वह पिगरी की नीचे की इमारत थी। चांदनी से चपटे काले डिब्बे सी लग रही थी। दूर दूर तक खाली जमीन पड़ी थी, यानी दूर दूर तक खाली जमीन दिख रही थी। जगह जगह कटीली झाड़ियाँ और छोटे छोटे पेड़ छितरे पड़े थे। दूर बहुत दूर फौजी छावनी की बारीकी थी, यानी बहुत दूर जो थे फौजी की जो यानी फौज की जो छावनी थी उसकी बारीकी थी, यानी उसके तंबू थे। अलग अलग जहाँ तक पहुँचे पाने में घंटों लग जाते थे, यानी वहाँ तक पहुँच जाने में घंटों लग जाते थे। नत्थू की देह शिथिल पड़ गई थी, यानी नत्थू की देह जो थी वह शिथिल पड़ गई थी, और उसका मन हुआ हुआ वही खड़ा खड़ा और मुंडेर पर सिर रख कर झपकी ली, यानी उसी उसको नत्थू को लग रहा था कि वही खड़े होकर वही खड़े खड़े ही मैं थोड़ी सी नींद लूँ। कोठरी में से बाहर निकल कर यह जैसे किसी दूसरी दुनिया में आ गया था, यानी कोठरी में बाहर आकर वह किसी दूसरी दुनिया में आया ऐसा उसको महसूस हो रहा था। स्वच्छ शीतल हवा और चारों ओर छितरी चांदनी में उसे अपनी स्थिति पर रुलाई सी आने लगी। बाहर आकर उसे अपने हाथ में पकड़ा छुरा असंगत सा लगने लगा, यानी बाहर आकर छुरा उसके हाथ में था तो उसको असंगत बुरा लगने लगा था। उसका मन हुआ वहाँ से भाग जाए,
कोठरी में झाँक कर देखे भी नहीं यार, कोठरी में झाँक कर देखे भी नहीं और यहाँ से निकल जाए ऐसा लग रहा था, भागे जाए। कल सूअर बाड़े का पूर्विया ज़रूर इधर से गुज़रेगा, यानी कल जो है सूअर बाड़े का, यानी सूअर का जो बाड़ा था, यानी सूअर वहाँ पर रहते थे, तो वहाँ का जो पूर्विया है इधर से ज़रूर गुज़रेगा और कचरा देखकर ही समझ जाएगा कि सूअर कोठरी में होगा, यानी कचरा देखकर समझ जाएगा कि सूअर जो है कोठरी में होगा। वह उसे हक कर वहाँ से ले जाएगा। उसे फिर से अपनी पत्नी को याद सताने, यानी फिर से नत्थू को अपनी पत्नी की याद आई। अपनी पत्नी के पास पहुंचकर उसने उसके साथ होले-होले चतियाते हुए भी उसके शुद्ध व्याकुल मन को चैन मिल सकता था। कब वह झंझट खत्म होगा, यानी कब यह सूअर की झंझट खत्म होगी और कब वह उसके पास चमारों की बस्ती में लौट जाएगा। महसा दूर शेकों के बाग की घड़ी घड़ी ने 3 बजा, यानी महसा जो है दूर के शेकों की बाग की घड़ी में से 3 बजने की आवाज़ें आई और नत्थू की सारी देह थरथरा गई, यानी 3 बजने की आवाज़ आई और नत्थू की जो देह है वह थरथराई। उसकी नज़र उसके हाथ पर गई, यानी उसकी नज़र उसके हाथ पर गई जिसमें अभी भी वह छुरा पकड़े हुआ था, यानी हाथ पर गई और उसको अभी भी वह छुरा उसके हाथ में था। एक गहरी टीस, यानी एक गहरी टीस उसके मन में उठी, यानी टीस यानी एक गहरा दुःख जो है उसके मन में, कसक जो है, कसक दुःख उसके मन में उठी। अब वो क्या होगा? वह यहाँ पर खड़ा क्या कर रहा है, यानी ये यहाँ पर खड़ा क्या कर रहा है? जबकि सूअर अभी तक नहीं मरा, यानी नत्थू को लग रहा है कि सूअर अभी तक नहीं मरा। जमादार छकड़ा लेकर आया ही चाहता होगा, यानी जमादार जो है छकड़ा लेकर आता ही होगा। वह उसे क्या कहेगा, क्या जवाब देगा? आकाश में हल्की सी पीली माँ घुल गई थी, यानी आकाश में हल्की सी पीली माँ घुल गई थी, यानी थोड़ी थोड़ी धुंधली सी सूरज की रोशनी वो फटने वाली थी और वह अभी तक अपने काम से निपट नहीं पाया था। उसे अपनी स्थिति पर रुलाई आने लगी। घबराया हुआ हुआ सा वह कोठरी की ओर गया, यानी घबराया हुआ सा कोठरी की ओर गया। धीरे से धीरे से दरवाज़ा खोलकर उसके अंदर जाकर, यानी धीरे से दरवाज़ा खोला और कोठरी के अंदर देखा। कोठरी का दरवाज़ा खुलते ही बदबू आ भुभका सा, यानी कोठरी का दरवाज़ा खुलते ही उसको एक बदबू आने लगी। उस पर झपटा, लेकिन दिए की रोशनी से उसने देखा, यानी दिए की रोशनी में उसने देखा कि कोठरी के ऐन बीचों बीच सूअर खड़ा है, यानी कोठरी के ऐन बीचों बीच सूअर खड़ा है। अनिश्चल सा मानो घूम घूम कर थक गया हो, यानी घूम घूम कर थक गया हो। निढाल सा किसी अंतर प्रनावश नत्थू को लगा, यानी नत्थू को लगा जैसे अब उसे मार गिराना इतना कठिन नहीं होगा, यानी अब नत्थू को उस सूअर की अवस्था देखकर लगा कि सूअर को अब मार गिराना ज़्यादा कठिन काम नहीं रहा। नत्थू ने दरवाज़ा भेड़ दिया और फिर आले के नीचे चुपचाप जाकर खड़ा हो गया और एक टक सूअर की ओर देखने लगा और एक टक वो सूअर की ओर देखने लगा। नत्थू के अंदर आ जाने पर सूअर ने अपना नथुना उठाया, नथुना यानी जो मुख होता है वह उठाया। नत्थू को लगा जैसे सूअर का नथुना ज़्यादा लाल हो रहा है और सूअर की आंखें सिकुड़ी हुई है। उस पर फेंकी हुई पत्थर की सील सूअर के पीछे कुछ दूरी पर पड़ी थी। दिए थे, यानी दिए टिमटिमा रहा था दिया। लो ने फिर झपकी ली और अस्थिर रोशनी में नत्थू को लगा जैसे सूअर फिर से हिला है और चलने लगा है। वह आंखें फाड़ फाड़ कर उसकी ओर देखने लगा। सूअर सचमुच हिला था, यानी सूअर जो है वह सचमुच हिला था। वह सचमुच ही बोझिल स्थिर गति से आगे की ओर नत्थू की ओर बढ़ने लगा था। दो एक कदम दाएं बाएं झूलकर चलने के बाद एक अजीब सी आवाज़ सूअर के मुंह से निकली। नत्थू फिर से छुरा ऊंचा उठाकर फर्श पर पैरों के बल बैठ गया। सूअर ने 2-3 कदम और आगे की ओर बढ़ाए। उसकी नथुना अपने पैरों की ओर अधिक झुका गया और नत्थू के पास पहुँचते पहुँचते वह एक और को लुढ़क गया, यानी नत्थू के पास जाते जाते सूअर जो है नीचे गिर गया और उसकी टांगों में एक बार जोर का कंपन हुआ, यानी उसकी टांगों में एक बार का जोर का कंपन हुआ, मगर कुछ क्षणों में ही वे हवा में उठी ही रह गई। सूअर ने ढेर हो चुका, यानी सूअर यहाँ पर मर चुका। नत्थू ने
फर्श पर रख दिया, मगर उसकी आंखें अभी भी सूअर पर लगी थी। यानी नत्थू ने फर्श पर छुरा रख दिया, लेकिन अभी भी वह सूअर की तरफ देख रहा था। तभी दूर पड़ोस के किसी घर में किसी मुर्गी ने फड़फड़ाते और बांग दी। यानी तभी में सुबह का समय हुआ और तभी किसी पड़ोस के घर से मुर्गी फड़फड़ाई और बांग दिया, आवाज़ लगाई। उसी समय दूर कच्ची सड़क पर हिल कोले खाते छकड़े की आवाज़ आई। यानी उसी समय में किसी कच्ची सड़क से छकड़ा आ रहा है, यही आवाज़ आ रही है। छकड़ा एक प्रकार की गाड़ी, बैलगाड़ी की तरह ही होता है। और नत्थू ने चैन की सांस ली, और नत्थू ने चैन की सांस ली। प्रभात फेरी में भाग लेने के लिए आरंभ में 2 गिने चुने लोग ही पहुंचे थे। यानी प्रभात फेरी थी वहाँ पर, क्योंकि ये देश विभाजन के आधार पर उपन्यास है, तो यहाँ पर तो है एक खंड देखा, और यहाँ से जो है दूसरा खंड प्रारंभ होता है। पहले खंड में क्या कहानी है, तो पहले खंड में जो है नत्थू द्वारा सुअर मारने की कहानी है। और नत्थू को सुअर मारने के लिए मुराद अली कहता है, सलोही साहब जो है डॉक्टरी काम के लिए चाहते हैं, यह कहता है, और वह उस पर सुअर मारता है उस पूरे एक भाग में। और यहाँ से जो है भाग 2 प्रारंभ होता है। भाग 2 में क्या है, तो भाग 2 में प्रभात फेरी फेरी भाग लेने के लिए, और यानी भाग 2 में प्रभात फेरी है, और उसमें भाग लेने के लिए 2-3 गिने चुने लोग ही पहुँचे थे। बाद में गलियाँ और बाजार लांघते हुए किसी का घर रास्ते में पड़ता पड़ता वह तोत खुचलाता, लम्हाइया जम्हाइया लेता, हाथ में शामिल हो जाता। यानी जमाए लेता और उस प्रभात फेरी में शामिल हो जाता था। प्रभात फेरी यानी ऐसे 2 बच्चे, ये एक बच्चा था, ये दोनों ऐसे एक दूसरे के हाथ पकड़ते थे और ऐसे चलते थे, और उसके पीछे भी बहुत सारे लोग आते थे। 1 मिनट रुकिए। तो यहाँ पर हम देखे थे, और प्रभात फेरी में लोग जो है शामिल होते जा रहे थे, हो रहे थे। हवा में अभी शुल्की थी। रात को कमरे के अंदर सोते थे, फिर भी सुबह सुबह कंबल ओढ़ने की ज़रूरत रहती थी। यानी रात में कमरे में सोते थे, फिर भी वह सुबह सुबह कमरे में सोने के बावजूद भी वह कंबल ओढ़ते थे, ठंड पड़ती थी। प्रभात फेरी में शामिल होने वाले बड़ी उम्र के लोग कन टोपी चढ़ाकर, यानी प्रभात फेरी में जो बड़े उम्र के लोग शामिल होते थे, वह कन टोपी पहनते थे, यानी कान में ऐसे ही। शोखों वाले बाग की घड़ी ने 4 बजे, यानी शोखों वाली बाग की घड़ी ने 4 बजाए। और कांग्रेस कमेटी के दफ्तर के सामने, यानी कांग्रेस कमेटी के दफ्तर के सामने सड़क पर केवल 2-3 व्यक्ति खड़े अन्य सदस्यों की राह देख रहे थे। यानी कांग्रेस कमेटी के सामने जो दफ्तर के सामने जो 2-3 लोग थे, वह अन्य व्यक्तियों की राह देख रहे थे। और खुफिया पुलिस के 2 सिपाही साधारण कपड़े पहने थोड़ी दूर पर अभी से खड़े थे। तभी दूर अंधेरे में रोशनी नजर आई। तभी दूर से अंधेरे में रोशनी आई। कोई आदमी हाथ में हरिकेन लैंप उठाए बड़ा बाजार का मोड़ काट कर उस ओर आने लगा था। लैंप की रोशनी के दायरे में उस आदमी का केवल पायजामा ही नजर आ रहा था। लगता था धड़ के बिना 2 टांगे चली जा रही, यानी उसका केवल पैर ही दिख रहे थे दूर से, तो लग रहा था कि केवल उसके धड़ के बिना 2 टांगे ही चल रही है। लो बख्शी जी आ गए, यानी इतने में कौन कहते हैं कि लो बख्शी जी आ गए। दूर से पायजामा पहनकर अजीब बोला, यानी दूर से जो है अजीज बोला, बख्शी जी कहाँ करते थे, 4 बजे का मतलब है 4 बजे। यानी बख्शी जी कहाँ करते थे कि 4 बजे का मतलब 4 बजे, यानी समय के पाबंद थे। न 1 मिनट इधर न 1 मिनट उधर। पर आज वहाँ सोए लेट आ रहे, यानी पर वो आज सोए लेट आ रहे हैं। बख्शी जी बख्शी जी होते बलगमी शरीर वाले जिला कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी। यानी बख्शी जी कौन है, तो बख्शी जी जो है वह जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्य है, याद रखिए। मैं एक बात बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि जो पात्र का जो परिचय है वह हमने देखा है, और फिर से परीक्षा नज़दीक आने पर आप शॉर्ट नोट्स में यह फिर से देखेंगे। सेक्रेटरी उम्र रसीदा आदमी, देह शिथिल पड़ गई थी, पर वह न आए तो कोई भी नहीं आएगा, प्रभात फेरी के लिए कोई पहुंचेगा ही नहीं। उसके नज़दीक पहुंचने पर आजीज ने छूटते ही शहर पड़ा, यानी अजीज शेर पढ़ता है, याद रखिए कौन सा शेर पढ़ता है, मुल्ला मियाँ मिशाल सी तीनों एक समान।
लोकानुदसन चास चानना आप हंसो हंसो जान। यह कौन शेर पढ़ता है? तो यह शेर जो है आजीज पढ़ता है, याद रखिए। बख्शी ने नज़दीक पहुंचकर अपनी सफाई में कहा, रात देर से सोए, सुबह नींद नहीं खुली। यानी रात को मैं देर से सोया था, इसलिए सुबह जल्दी नींद नहीं खुली। फिर दुआ सलाम करने के बाद छूटते हुए बोले, मास्टर रामदास नहीं आया? जवाब आजीज ने दिया। यानी मास्टर कहते हैं, कौन कहता है यह? तो वह यानी सलाम नमस्ते वो सब कुछ हो गया। फिर बख्शी जी ने पूछा कि मास्टर रामदास नहीं आया? फिर वह उसमें आजीज जवाब देता है कि वह गाय दोहकर आएगा, यानी गाय का दूध निकाल कर आएगा। इससे पहले थोड़े ही आएगा, यानी इससे गाय का दूध निकाले पहले वो थोड़े आएगा। जब तनख्वाह बढ़ानी थी तब तो रात के 11 बजे भी बुलाओ आ जाता था। यानी जब तनख्वाह बढ़ानी थी, उसकी सैलरी बढ़ानी थी, तब वह तो रात के 11 बजे बुलाओ तब भी आता था। अब तनख्वाह बढ़ गई है, उसे क्या गर्ज पड़ता है कि वक्त पर आए। दूर अंधेरे में नए मोहल्ले की ओर से ऊंचे लंबे कद का एक आदमी, यानी दूर किसी मोहल्ले से ऊंचे कद का एक लंबा सा आदमी सिर के पांव तक सफ़ेद कपड़ों में मलबूस ढलान चढ़कर सामने की ओर से आता नजर आया। लो देखो आ गए। यानी यहाँ पर अ, रामदास जो है, रामदास कौन सा पोशाक पहन कर आता है? तो वह जो है पाँव तक सफ़ेद कपड़ों में मलबूस, यानी पाँव तक जो है सफ़ेद कपड़ों में आता है। एक ढलान चढ़कर सामने की ओर से आता है। लो देखो आ गए जिनके पल्ले सब है। मेहता जी तुम सचमुच लीडर लगते हो। यानी वो कहते हैं कि मेहता जी तुम सचमुच लीडर लगते हो। मेहता जी ने पास आकर और लोगों के बारे में दर्शात किया कि अजीत सिंह पहुंच गया है या नहीं। देसराज शक्कर मास्टर रामदास सभी कहाँ हैं? फिर बख्शी जी की ओर से मुखातिब होकर बोला, यानी उसकी तरफ मुंह कर बोला, मैंने कहा था 4 बजे का वक्त देना ठीक नहीं प्रभात फेरी के लिए। यानी वो कहता है कि 4 बजे का समय देना प्रभात फेरी के लिए ठीक नहीं। सुबह का 4 बजे का वक्त दोगे तभी कहीं 5 बजे प्रभात फेरी निकल सकेगी। यानी 4 बजे का वक्त दोगे तो तब कहीं 5 बजे हम निकल पड़ेंगे प्रभात फेरी। बख्शी जी ने जवाब दिया, 5 का वक्त देते तो धूप निकल जाने पर भी लोग इकट्ठे नहीं हो पाते। ये बिल्कुल सही है। भारतीय संस्कृति में कोई काम समय पर नहीं होता, इसीलिए 10 बजे का काम है तो 9 बजे का समय बताते हैं। और इसीलिए ऐसा ही यहाँ पर बख्शी जी करते हैं कि यदि 5 बजे का समय देते थे तो सुबह धूप निकलने पर भी नहीं आते। खत तो देर आते हो और हमें कहते हो, यानी खुद तो दे खुद तो देर से, यानी तुम खुद तो देर से आती हो और यह वक्त नहीं देना चाहिए, वह वक्त नहीं देना चाहिए। कहते हुए बख्शी जी ने चादर के नीचे बास्केट के जेब में हाथ डालकर सिगरेटों की डिब्बियाँ निकाली। अजीज ने मेहता जी से फिर चुटकी ली। दूर से आप सचमुच लीडर लगते हो मेहता जी। यानी अजीज कहता है कि दूर से देखा तो मुझे सचमुच तुम एक लीडर की तरह लगते हो। मेहता जी गंभीर भाव से मुस्कुराए, फिर धीमे से अजीज के कंधे पर हाथ रखकर बोले, उस दिन मोटरों के अड्डे पर खड़ा था। यानी उस दिन मैं मोटरों के अड्डे पर खड़े था। एक आदमी दूसरे से पूछने लगा, क्या वह जवाहरलाल नेहरू खड़ा है? यानी एक आदमी दूसरे से पूछने लगा, क्या वह जवाहरलाल नेहरू खड़ा है? और मेहता जी ने दोनों हाथों से अपनी गांधी टोपी का अ, जाविया थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा करते हुए कहा, बहुत लोगों की मुलाकात हो जाता है, आप किसी से कम है। यानी आप किसी से कम है मेहता जी, वहाँ वहाँ आपकी आपकी अपनी शख्सियत है। मैं कद में उनसे थोड़ा लंबा हूँ। यानी वह जवाहरलाल नेहरू से कद से थोड़ा छोटे हैं, ऐसा वह कहता है। मेहता जी ने संदिग्ध शीशे ने संदिग्धता में कहा, नहा कर आए हो मेहता जी? कश्मीरी लाल बोला। यानी कश्मीरी लाल बोलता है कि तुम नहा कर आए हो? वह हाँ, यह भी कोई पूछने की बात है, मैं सदा नहा कर आता हूँ।
गर्मी सर्दी मेरा नियम है, यानी गर्मी गर्मी हो सर्दी हो मैं सदा नहा कर ही आता हूँ। प्रभात फेरी पर तो नहाए बिना किसी को आना ही नहीं चाहिए, यानी प्रभात फेरी है तो किसी को ही या नहाए बिना नहीं आना चाहिए। कश्मीरी लाल तू अपनी बता, तूने मुँह मुँह भी धोया है या नहीं? यानी वो कश्मीरी लाल से पूछता है कि तू बता, आपने तूने अपना मुँह भी धोया है या वैसे ही चला आया? तभी ढलान की ओर से फिर आवाज़ आई, तभी ढलान की ओर से आवाज़ आई, लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट राइट करके ढलान की ओर से आवाज़ आती है। लो जनरल भी आ गए, यानी कहते कि लो जनरल भी आ गए, बख्शी जी ने कहा और सभी हंसते पड़े। लैंप की रोशनी सबसे पहले उसके फटे जूतों की पर पड़ी, यानी वो कर जनरल आ रहे थे तो जनरल की सबसे पहले रोशनी कहाँ पर पड़ी, तो फटे हुए जूतों पर पड़ी, याद रखिए, फटे हुए जूतों पर पड़ी। कुछ पता नहीं चलता था कि वे स्लीपर थे या जूते थे, यानी वो उसके पैरों में स्लीपर थी या जूते थे। जूतों के लगभग 6 इंच ऊपर खाकी पतलून शुरू होती थी, उसके ऊपर खाकी कोट, यानी कर्नल का पोशाक किस प्रकार था, याद रखिए। तो पैरों में स्लीपर थी या जूते थे। जूतों के लगभग 6 इंच, यानी जूतों के लगभग 6 इंच ऊपर से खाकी पतलून शुरू होती थी। उसके ऊपर खाकी कोट जिस पर, यानी खाकी पतलून थी, जूते से 6 इंच ऊपर से खाकी पतलून थी और ऊपर जो है खाकी कोट था और जिस पर गांधी टोपी नेहरू के जितने तमगे जनरल को मिल सकते थे उसने लगा रहे थे। ये ऐसे पूछा जा सकता है आजकल। साथ में रंगीन रंगीन छिगलियाँ डोरे सूखे हुए थे, यानी साथ में रंगीन थिगलियाँ थी और डोरे सूखे हुए बूढ़क शरीर का मुचड़ा हुआ खाली कोट लटक रहा था। ऊपर ऊपर खसखस दाढ़ी, अ, नूची खूची और सबसे ऊपर मुंगिया रंग की पगड़ी जर्नैल की थी, यानी मुंगिया रंग की पगड़ी किसकी थी, तो जनरल की थी, याद रखिए। एक ऐसा आदमी था जो आंदोलन हो या न हो जेल जाता रहता था, यानी जनरल ऐसा आदमी था, आंदोलन हो या न हो जेल जाता रहता था। उससे हो या न हो शहर में सोए तकरीरें करता फिरता था। हर आए दिन शहर में कहीं न कहीं उसकी पिटाई हो जाया करती थी। बगल में छोटा सा बेत दबाए वह सदा कभी एक मोहल्ले में कभी दूसरे मोहल्ले में घूमता नजर आता था। मुनादी करने के लिए टांगा निकलता था तो टांगे में बैठने वाले 3 आदमियों में से एक आदमी ज़रूर जनरल हुआ करता था। जलसा शुरू होने पर सबसे पहले जनरल की तकरीर होती थी, जिसमें उसकी खोखली खोखली फुसफुसाती आवाज़ केवल आगे बैठ चंद आदमियों तक ही पहुंच जाती थी। जनरल के पहुंचते ही कश्मीरी लाल ने चुटकी ली, यानी वहाँ जनरल पहुंचा और पहुंचते ही कश्मीरी लाल ने ऐसी चुटकी कह दी, जनरल कल कल जलसे से भाग क्यों गए थे, यानी वो कश्मीरी लाल कहता है कि जनरल तुम कल जो है वहाँ जलसे से क्यों भाग गए थे। जनरल ने आवाज़ पहचान कर अपनी छोटी छोटी आंखों से कश्मीरी लाल को घूर कर देखा और बेत बगल में दबाते हुए बोला, मैं सुबह सुबह तुम जैसे आदमी के मुंह नहीं लगना चाहता, दूर रहो, यानी वह कश्मीर लाल को जनरल कहता है कि मैं सुबह सुबह तुम जैसे आदमी के मुंह नहीं लगना चाहता, चलो चलो हटो, दूर हो जाओ, ऐसा कहता है। बख्शी ने कश्मीर लाल को रोका, यह कौन सा वक्त है छेड़खानी करने का, बस चुप हो तुम। पर जनरल अ, विफट विफर उठा था, मैं तुम्हारा पर्दाफाश करूंगा, तुम्हारा कम्युनिस्टों के साथ उठना बैठना है। मैं जानता हूँ देवदत्त कम्युनिस्ट के साथ डुबड़े हलवाई की दुकान पर मैंने तुम्हें छाना मुर्गी खाते देखा, यानी छाना मुर्गी खाती हुई देखा। किसने देखा है, तो वो जनरल कहता है कि मैं तुम्हारा पर्दाफाश, यानी तुम्हारा मैं पर्दाफाश करूंगा, जो सच्चाई वो कहूँगा, तुम्हारा कम्युनिस्टों के साथ, यानी तुम जो है कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों के साथ मिली हुई है, उनके साथ तुम्हारा उठना बैठना है। देवदत्त कम्युनिस्ट के साथ, यानी देवदत्त जो है कम्युनिस्ट का नेता है, याद रखिए। साथ साथ डुबड़े कुबड़े कुबड़े हलवाई की दुकान पर छाना मुर्गा खाते देखा है, किसके दुकान पर,
तो कुबड़े हलवाई की दुकान पर छाना मुर्गा खाते देखा है। याद रखिए, परीक्षा में आजकल ऐसे ही सवाल पूछ रहे हैं। बस बस ठीक है, जनरल और पर्दाफाश नहीं करो, यानी जनरल कहता है कि मैं तुम्हारा पर्दाफाश करूंगा। फिर वो कहती कि ठीक ठीक है जनरल, पर्दाफाश मत करो। बख्शी ने समझाते हुए कहा। इतने में चौड़े पाइचों वाला पायजामा फड़फड़ाते हुए शंकर लाल पहुंच गया। अंधेरे में प्रभात फेरी पीली माँ मिलने लगी थी। दाएं हाथ बैग की ऊंची दीवार पर से अंधेरी की ओर परत झलकर गिर गई थी। सड़क के पार पार आए स्कूल की इमारत में हलवाई की अंगीठी से धुआं उठने लगा, यानी हलवाई ने अपनी अंगीठी जलाई थी, चूल्हा जलाया था। बगल वाली गली में से हवाखोरी के शौकीन खंकारते हुए छड़ी ठटोरते किसी किसी वक्त निकलने लगे थे। कहीं कहीं कोई महिला मुंह सिर लपेटे गुरुद्वारे की ओर जाती नजर आई। कोई महिला जो है गुरुद्वारे की ओर तब जा रही थी। बख्शी जी ने हाथ में पकड़े हरिकेन लैंप को ऊपर उठाया और फूंक मार कर बत्ती बुझा दी, यानी दिन निकल आया था। क्यों, हम पहुँचे हैं बख्शी जी, तो आपने बस्ती की गुल कर दो, शंकर मनादी वाले ने कहा। क्यों तुमने तुमने मेरो चेहरा देखना है या मेहता जी का देखना है? बख्शी जी बोले, तेल जाया होता है, यह कांग्रेसी कमेटी का लैंप नहीं है, मेरा अपना। यानी वह कहते हैं बख्शी जी कि यह जो लैंप है यह कांग्रेसी कमेटी का लैंप नहीं है, ये मेरा खुद का लैंप है। उसके अंदर का जो तेल है वो मेरे खुद के पैसे का जाता है। कांग्रेस कमेटी से तेल की मंजूरी ले लो, ले दो, मैं इसे दिन रात जलाए दो। यानी बख्शी जी कहता है कि कांग्रेस कमेटी की तरफ से तेल ला कर दो, मैं उसको दिन रात जलने दूंगा दिए को। लैंप यानी दिया, याद रखिए। इस पर दबी आवाज में कश्मीरी लाल की पीठ पीछे राड़े राड़े शंकर बोला, सिगरेटों के लिए आपको मंजूरी की ज़रूरत नहीं तो मिट्टी के तेल के लिए क्यों होगी? यानी तुम कहते कि सिगरेट पीने के लिए आपको वो कमेटी की ये ज़रूरत नहीं है, मंजूरी नहीं चाहिए, तो वो मिट्टी के तेल के लिए क्यों मिट्टी के तेल के लिए क्यों नहीं चाहिए? यानी वह दिए में डालने के लिए, उसको कंदील भी कहते हैं। क्या बख्शी जी ने सुन लिया पर जहर का घूंट पीकर चुप बने रहे? ऐसे ऐसे लोफरों को मुंह मुंह लगना अपना अपमान करवाना था। आप तो मालिक है बख्शी जी, आपको मंजूरी की क्या ज़रूरत है? आपके हुक्म के बिना तो चिड़ी नहीं फड़क सकती। शंकर बोला। फिर मेहता जी की और मुखातिब होकर बोला, जय हिंद मेहता जी, जय हिंद। यानी मेहता जी को जय हिंद बोलता है और वह भी जय हिंद कहते हैं। मैंने आपको देखा ही नहीं, यानी फिर वो कहती कि मैंने आपको देखा नहीं, तुम अब हमें कहाँ देखते हो? शंकर तुम्हारे पो बाहर है। आज आप अपना बैग नहीं लाए, बैग की प्रभात फेरी में क्या ज़रूरत है? यानी वो कहती कि बैग की प्रभात फेरी में क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकता है? वहाँ जी, बैग की सभी जगह ज़रूरत रह सकती है। बीमा का ग्राहक कहीं भी फंस सकता है, यानी बीमा का ग्राहक कभी भी फंस सकता है, याद रखिए। तो शंकर बोला। फिर मेहता जी की ओर, यानी यहाँ पर बीमा कंपनी में कौन है? तो शंकर है, याद रखिए। तो वो कहते हैं कि तो इसमें जो है बीमा में कहीं पर भी लोग मिल सकते हैं। शंकर ने तीर छोड़ दिया। आमतौर पर शंकर इस ढंग से लगातार बात नहीं करता था। मुंह फट आदमी था, जली कटी मुंह पर सुनाता था। यानी शंकर जो था मुंह फोड़ आदमी था, जो भी था वह तुरंत बोल देता था। पर 50,000 के बीमे वाली चोट बहुत बुरी थी, यानी 50,000 की बीमे वाली चोट जो थी वह बहुत बुरी थी। मेहता जी ऐसे सहमे कि एक शब्द मुंह से नहीं कह पाए। मेहता जी छोटी हस्ती नहीं थे, कुल मिलाकर 16 बरस जेलों में काट रही थी। यानी मेहता जी ने कितने साल जेल में काटे थे? तो 16 साल जेल में काटे थे मेहता जी ने, याद रखिए। काट कर आए थे और जिला कांग्रेस कमेटी के प्रधान थे। यानी मेहता जी 16 साल जेल में रहे और फिर वह कांग्रेस कमेटी के प्रधान थे, याद रखिए। और सबसे उजती खादी पहनते थे, यानी सबसे उजती यानी चमकती खादी जो थी मेहता साहब पहनते थे। उन पर यह आरोप लगाना बड़ी ही माकम थी। पर ऐसे ऐसे अफवाह चली आ रही थी, यानी उससे अफवाह चली आ रही थी कि सेठी ठेकाने वाले का 50,000 का बीमा उन्हें मिलने वाला है और इसके एवज मेहता जी सेठी को
चुनावों में कांग्रेस का टिकट दिलवाने के लिए करेंगे, यानी उस 50,000 का काम वह टिकट दिलाने के लिए करेंगे चुनाव में। मैंने यह तो नहीं कहा कि मेहता जी ने टिकट का वादा किया और टिकट देने का अख्तियार तो प्रांतीय कमेटी को है, यानी टिकट देने का अधिकार प्रांतीय कमेटी को है और सिफारिश जिला कमेटी को करेंगे। अंदर खाते प्रधान और मंत्री फैसला कर ले तो अलग बात है, पर वह काम हम नहीं कर सकते, यानी टिकट देने का। चुनाव लड़ेंगे लिए दोनों प्रधान और मंत्री खड़े सुन रहे तो बड़े बड़े ठेकेदारों को निकट मिलाने लगा तो बड़े बड़े ठेकेदारों को टिकट मिलाने लगा तो कांग्रेस जो है खत्म हो जाएगी समझो। मेहता जी वहाँ से हटकर कश्मीरी लाल से बातें करने लगे। बख्शी जी ने एक और सिगरेट सुलगा दी, यानी बख्शी जो है सिगरेट पीने का ही काम करते हैं। शंकर की और मेहता जी की वास्तव में पटती नहीं थी, यानी शंकर और मेहता जी का पटता नहीं था एक दूसरे के बीच में। वह उस दिन से नहीं पटती थी जब लाहौर में होने वाले एक सम्मेलन में जिसमें मेहता जी भाग लेने वाले थे, जिला कमेटी की ओर से कुछ प्रतिनिधि भेजे गए थे और मेहता जी ने शंकर का नाम उस लिस्ट में नहीं रखा था। यानी मेहता जी का और शंकर जी का क्यों नहीं पड़ता था, ऐसा पूछा जा सकता है आजकल परीक्षा में। तो वह जो एक लाहौर में सम्मेलन होने वाला था कमेटी की तरफ से, और वो मेहता जी ने उसमें उस कमेटी में जो प्रतिनिधि चुने गए थे उसमें से उस लिस्ट में शंकर का नाम मेहता जी ने नहीं रखा था, इसलिए वह बनती नहीं थी दोनों के। शंकर फिर भी लाहौर पहुंच गए थे, यानी शंकर फिर भी लाहौर पहुंच गया था, सम्मेलन में भाग ले रहा था। इतना ही नहीं, सम्मेलन के दौरान विशाल पैमाने पर एक सहभोज का आयोजन किया गया था जिसमें नेहरू जी शरीफ हुए थे, यानी जिसमें नेहरू जी आए थे। सभी प्रतिनिधियों से इस सहभोज के लिए आठ आठ आने अ, आठ आठ आने लिए गए थे, यानी इस लाहौर में जो सम्मेलन हुआ था उसकी उसमें जो सहभोज हुई थी, जो भोजन का कार्यक्रम हुआ था उसके लिए सभी प्रतिनिधियों से कितने कितने रुपए लिए थे, तो आठ आठ आने उस समय आने कहते थे, तो आठ आठ आने लिए थे, याद रखिए। अपने प्रतिनिधियों का चंदा मेहता जी ने कांग्रेस फंड में से दिया था, यानी अपने जो मेंबर थे उन सभी का फंड जो था, पैसे जो थे वह मेहता जी ने कांग्रेस फंड से दिया था। वहाँ भी शंकर का चंदा उन्होंने देने से इनकार किया, फिर शंकर का चंदा वहाँ पर देने से इनकार कर दिया था। बहुत बिगड़ा था और बावजूद मेहता जी की उपेक्षा से सहभोज में शामिल हुआ था और मेहता जी के ऐन सामने पात में बैठ गया था, यानी सामने ही पंगत में बैठ गया था और भूखे भेड़िए की तरह खाने पर टूट रहा था। हाथ भी सने हुए थे और होठ भी दाल सब्जी बांटने वालों पर चिल्लाए जा रहा था। मेहता जी ने रह गया। फिर मेहता जी ने कहा, खाने बैठा है शंकर तो इंसानों की तरह तो खा, यानी खाने बैठा है तो इंसानों की तरह खा, ऐसा क्यों करता है। हमारी जिला कांग्रेस की रुसवाई रखवा कर कहा, इस वक्त चुप रहिए मेहता जी, यह कांग्रेस के पैसे से नहीं खा रहा हूँ, अपने पैसों से। यानी वो शंकर क्यों ये कहता है उतना कर रहा था, क्योंकि वो कहता है कि मैं खुद के पैसों से खाना भोजन कर रहा हूँ, कांग्रेस के नहीं। अपना ज़रा खर्चा अपना ज़रा खर्चा आपके साथ घर लौटकर जाते होंगे। मैंने आपसे जैसे बहुत देर तक कहा, क्यों देखे है, यानी क्या देखे है, आए आए तो सारा वक्त वक्त बकता रहता है, यानी क्या देखता है, जब से आया तब से कुछ ना कुछ बकते रहता है। तू घर चलकर मेरा क्या कर लेगा, यानी तू घर जाकर मेरा क्या कर लेगा। लाहौर से लौटने पर शंकर ने मेहता जी को सचमुच आड़े हाथों ले लिया, यानी फिर लाहौर से आने के बाद सचमुच शंकर ने मेहता जी को आड़े हाथ ले लिया। प्रदेश कांग्रेस के चुनाव होने वाले थे, यानी प्रदेश कांग्रेस के चुनाव होने वाले थे और प्रत्येक जिला कमेटी से 4 सदस्य भेजने की योजना थी। मेहता जी ने अन्य 3 सदस्यों के साथ चौथा नाम कोहली का तजवीज़ कर दिया, यानी अन्य क्षेत्र से जो थे वहाँ 4 सदस्य भेजने थे कमेटी से, जिला से कमेटी से, तो उन्होंने 3 भेजे और चौथा जो है कोहली का नाम दिया, लेकिन शंकर का नाम नहीं दिया। कोहली जरूर जिला कमेटी की ओर से चुन कर लिया जाता अगर शंकर बेहूदगी नहीं करता। स्कूटिनी में कमेटी की मीटिंग चल रही थी, यानी कहाँ पर, स्कूटिनी में कमेटी की मीटिंग चल रही थी जब शंकर उठ खड़ा हुआ, यानी तब मीटिंग में शंकर जो है उठकर खड़ा हुआ।
माफ़ कीजिए, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। यानी शंकर उठकर कहता है कि माफ़ कीजिए, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मेहता जी का माथा ठनका, यानी मेहता जी गुस्से में आ गए। यह स्पुटिनी कमेटी की मीटिंग हो रही थी। यानी जो है स्पुटिनी स्पुटिनी कमेटी की मीटिंग हो रही थी। जो सवाल पूछना हो बाद में पूछना, यानी जो तुम्हें पूछना है बाद की मीटिंग में पूछना, अब नहीं, ऐसा वो कह रहे थे। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए।